हेलो एवरीवन। आज के इस कंज्यूमर बिहेवियर के लेक्चर 5 में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। सो देखते हैं क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज़ द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड द पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू द इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग रिसर्च आपका एक तरह का फंक्शन होता है जो कि लिंक करता है, जुड़ाव आपका जो है प्रदान करता है किसके बीच में, कंज्यूमर के बीच में, कस्टमर के बीच में और पब्लिक और उसके बाद मार्केटर के बीच में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द किस टाइप की इंफॉर्मेशन? कस्टमर और कंज्यूमर के फीडबैक की इंफॉर्मेशन। जो आपका इंडिविजुअल कस्टमर होगा, कंज्यूमर होगा, उनका फीडबैक क्या है, उन्हें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें किस टाइप की डिमांड क्रिएट करनी है। और साथ ही साथ आपकी यही इंफॉर्मेशन जब आपके लॉट्स ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर मिल जाएंगे तो ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा? एक पब्लिक का पार्ट हो जाएगा। और पब्लिक के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगी? मार्केटर्स के पास पहुँचेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आपका मार्केटिंग रिसर्च हो जाता है। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो कंज्यूमर, कस्टमर, पब्लिक थ्रू मार्केटर पहुँचे। मार्केटर भी कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका इन्फॉर्मेशन को जो है आगे की तरफ पास करते हैं। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन? सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हमने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, उसके रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को जो है आगे पास करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? आपका टोटल मार्केटिंग रिसर्च हो जाता है। आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे। Marketing research is the process of gathering, analyzing, and interpreting information about a market and about the past. देखिए, मार्केटिंग रिसर्च जो होता है ये आपकी एक तरह की प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है? गैदर करती है। किसको गैदर करती है? इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, लोगों से कलेक्ट करती है, कंज्यूमर से कलेक्ट करती है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे कलेक्ट करती है। इसके बाद उसे एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद उसे टेस्ट करती है और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक इंटरप्रिटेटिंग वे में उसे टेस्ट वगैरह लगा कर कि उसे क्या रिज़ल्ट मिला और लास्ट में वो उसे एक रिपोर्ट के रूप में तैयार कर देती है। और किसके बारे में ये डेटा कलेक्ट करती है? मार्केट के बारे में, कि पास्ट में क्या ट्रेंड था, प्रेजेंट में क्या ट्रेंड है, हमारे कौन पोटेंशियल कस्टमर्स हो जाएंगे। और किसके बारे में करती है? प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड करती है। जैसे कि आज से 5 साल पहले आपका प्रोडक्ट कुछ और था, उसकी पैकेजिंग कुछ और थी, उसकी क्वालिटी कुछ और थी, उसकी प्राइस कुछ और थी। फिर आपने देखा कि आपकी जो सेल्स है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो आप क्या करोगे? एक मार्केटिंग रिसर्च करोगे और उसमें आप ये देखोगे, पता लगाने की कोशिश करोगे कि वाई कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट योर प्रोडक्ट। कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्या उन्हें पैकेजिंग पसंद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, आप इंटरैक्टिव पैकेजिंग वगैरह दोगे। हो सकता है उन्हें क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, आपके कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, प्राइसिंग एंड ऑल भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से गैदर करते हो? मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू गैदर करते हो। फिर है हमारा मार्केटिंग रिसर्च इज़ एनी ऑर्गेनाइज एफर्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट मार्केट और कंज्यूमर या कस्टमर्स। तो मार्केटिंग रिसर्च कोई भी एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है। ऑर्गेनाइज एफर्ट ये कैसे होता है? क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है परफॉर्म करते हैं। पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हम अपनी रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करेंगे कि कैसे हम अपनी रिसर्च को करेंगे, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो हम आगे के सेशन में मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में किसके किसके बिहाफ में बात की जा रही है? आपके मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के बिहाफ में बात की जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके बिज़नेस की स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। अगर आप कोई भी अपने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या पुराने प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो तो मार्केटिंग रिसर्च आपका जो है एक इनिशियल पार्ट होता है जो कि किसी भी बिजनेसमैन या मार्केटर के द्वारा लिया जाता है। बिना मार्केटिंग रिसर्च के कभी भी कोई नया बिजनेस जो है इस्टेब्लिश नहीं होता है और जो पुराना बिजनेस होता है वो अपडेट नहीं होता है। तो marketing research is term the commonly interchange with the marketing research. However, expert practitioners may withdraw a distinction in the marketing research. तो जो आपके experts होते हैं, जो practitioner होते हैं, जो already उस लाइन में हैं, वो आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हमें रिसर्च करनी है, क्या क्या हमें टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह लगानी है। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट होती हैं। इसके बाद भी आगे आपका वही चीज़ जो है डिफ़ाइन की गई है। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है
इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑडियंस, किन को आप टारगेट कर रहे हो, कि किन को आप अपना प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो, उनके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनके बारे में भी आप डेटा कलेक्ट करते हो। और ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, पेस्टल एनालिसिस आप करते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, डिसीज़न बनाने में हेल्प करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने में हेल्प करता है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च आपका हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनीशंस हैं। साथ ही साथ ये आपका रिचर्ड ने डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव रिसर्च सर्च फॉर द स्टडी ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो ये क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे है। कैसे सिस्टमैटिक वे है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो है परफॉर्म होता है। एक मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोसेस है उसको ये फॉलो करता है। एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, कोई गोल होगा जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो सकता है आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्विच कर गए हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग रिसर्च को करने का, ठीक है। इसके बाद फॉर द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, फिर आप जो डेटा कलेक्ट किए हो, जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट किया है उनकी आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। रिलेटिंग टू द एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, जो कि किससे संबंधित है, आपकी मार्केटिंग की फील्ड से संबंधित है। फिर इसके बाद ग्रीन एंड टूल ने इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी डेफिनेशन दी है, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च फॉर एंड एनालिसिस इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, किसके बारे में, मार्केटिंग से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। इसके बाद आपके जो प्रोफेसर फिलिप कोटलर हैं उन्होंने जो है डेफिनेशन दी है, ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस है, मॉडल बिल्डिंग है, इसमें आप कोई मॉडल बनाते हो, फैक्ट फाइंडिंग है, आप जो है वहाँ पर ऐसे ही कोई डेटा कलेक्ट कर लोगे तो ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर दोगे। उस डेटा में से, डेटा क्या होता है, डेटा आपका रॉ होता है, तो उस रॉ मटेरियल में से आप फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकालोगे और उसके बाद उसे क्या करोगे, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने यूज़ करोगे। तो ये क्या हो जाता है, आपका मार्केटिंग रिसर्च हो जाता है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके मार्केटिंग रिसर्च के। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसे सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यह एक स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसको फॉलो करता है। कैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि हमारा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को डिफाइन करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हमें ये रिसर्च करनी है, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है या डाउन हो रही है, या हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अक्सर क्या कर रहे हैं, स्विच किए जा रहे हैं, दूसरी कंपनी में चले जा रहे हैं, क्या इस वजह से जो है हमारी जो सेल्स है वो डाउन हो रही है, हमारी जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडेज है वो जाकर दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पता चली जा रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसी ज़रूरत क्या है मार्केटिंग रिसर्च करने की। इसके बाद हम डेटा गैदर करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कंज्यूमर से करेंगे, कस्टमर्स से करेंगे, पब्लिक से करेंगे और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे करेंगे। इसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे एनालिसिस करेंगे, उसका जो है एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे और फिर रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो क्या होता है कि यह एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, चरणबद्ध तरीका होता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इट एम्स टू प्रोवाइड फैक्टफुल, अनबाइस्ड एंड एक्शनेबल इंसाइट। जो मार्केटिंग रिसर्च होता है वो एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी होती है। कैसे ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये फैक्ट एंड फिगर्स से भरपूर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव 400 से 500 पेज की रिपोर्ट तैयार कर दी कि लीजिए आप इसको पढ़ते रहिए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ये फैक्ट एंड फिगर पे जो है आपका बेस होता है और एक समराइज्ड वे में रहता है, अनबाइस्ड रहता है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होता है। एक्चुअली जो डेटा हम कस्टमर से कलेक्ट करके आए होते हैं वही इसमें प्रेजेंट रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि कस्टमर ने कुछ और बोला, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बुरा बोला, जो है उसने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया और हमने अपने रिपोर्ट में क्या कर दिया कि हमने उसे पॉजिटिव दिखा दिया। तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। एंड एक्शनेबल इंसाइट, एक्शनेबल इंसाइट का क्या मतलब होता है कि हाँ, हम उस पर कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं, कोई ना कोई हम एक्शन या रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। अब ये क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होता है कि हम मार्केटिंग रिसर्च करते समय दोनों तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं। दोनों तरह का कौन सा डेटा हो गया? पहला आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जो कि आपका न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है, ठीक है। जैसे कि आप पूछ लो कि कंज्यूमर हैं तो उनकी इनकम लेवल क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि नंबर्स के साथ डील करें। कंज्यूमर की हम इनकम पूछेंगे तो वो आपको अपनी इनकम बताएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो नहीं बताएगा। अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे कि क्या आपको प्रोडक्ट के प्राइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं बताएगा। तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? आपका क्वालिटी को दर्शाता है। किसकी क्वालिटी को दर्शाता है? आपके डेटा की क्वालिटी को दर्शाता है। अगर आप उसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हो तो वो क्या बोलेगा कि ये न्यूमेरिकल डेटा है, 50 रुपीज़ प्राइस है, 60 रुपीज़ प्राइस है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। लेकिन वहीं अगर आप प्रोडक्ट की फीचर्स से रिलेटेड बात करते हो, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड बात करते हो, तो ये क्या आ जाएगा? आपका क्वालिटेटिव डेटा आ जाएगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, या बिस्किट है, बिस्किट का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये क्या हो गया? आपका क्वालिटेटिव डेटा के साथ चला गया। और वहीं अगर कोई मुझसे पूछे कि बिस्किट का प्राइस क्या है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो ये क्या हो गया? आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है। तो जो आपका मार्केटिंग रिसर्च होता है ये दोनों डेटा को यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को भी यूज़ करता है और साथ ही साथ आपका क्वालिटेटिव डेटा को भी यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका टाइमली। रिसर्च इज़ कंडक्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम लिस्ट टू इंश्योर रेलेवेंस। अब रिसर्च को हम एक टाइम बाउंडेड रहकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिसर्च हमने डिसाइड कर लिया, सारे कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, और फिर हो रही नहीं। हमें एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि 1 से 1.5 महीने में हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है और डेटा की रिपोर्टिंग देनी है। फिर है हमारा डेटा ड्राइवन। डेटा ड्राइवन क्या होता है? डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल डेटा रेदर दैन द अजम्पशन। अब यहाँ पर एम्पिरिकल डेटा और अजम्पशंस की क्या बात हो रही है? हम यहाँ पर एक्चुअली डेटा जो है, जो जाकर कलेक्ट करेंगे उसी के बिहाफ में बात करेंगे, ना कि हम अपना अजम्पशन बना देंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि कस्टमर ऐसा बोल दे। नहीं, हम यहाँ पर कोई भी सपोज वाला सेंटेंस ऐड नहीं करेंगे। जितना भी जो कुछ भी होगा डेटा, वो हमारा एम्पिरिकल डेटा बेस्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। तो क्या क्या हमारे जो होते हैं एडवांटेजेस होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के? क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसका हम क्या कर रहे होते हैं? आंसर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा लोअर आइटम नॉन रिस्पॉन्स। अब देखिए इसमें हम संभावित भ्रम या संवेदनशील विषयों को पहले से संबोधित कर देते हैं अपने कंज्यूमर को, जिससे जो हमारे रिसर्चर्स रहते हैं वो प्रतिभागियों को, प्रतिभागी कौन होते हैं? हमारे कस्टमर, कंज्यूमर, इंडिविजुअल पर्सन जो हमारी उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वह प्रतिभागियों को अधिक प्रश्नों का पूरी तरह से उत्तर देने के लिए क्या हो कर देते हैं? उन्हें प्रोत्साहित कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, जिससे छूटे हुए जो हमारे डेटा बिंदु होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो नॉन रिस्पॉन्स, लोअर आइटम नॉन रिस्पॉन्स में ये हो जाता है कि हम जब डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कंज्यूमर को पूरी तरीके से हम मोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स रहते हैं जिनकी मिसिंग होने की संभावना होती है तो वो कम हो जाती है, और प्रतिभागी अच्छे से हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें जो ओरिजिनल ऑथेंटिक डेटा होता है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद मोर कंप्लीट इन आंसर, वो अधिक पूर्ण उत्तर। इसमें क्या होता है कि जब लंबे हमारे रिसर्च रहते हैं उन विषयों की अधिक गहन खोज की अनुमति देते हैं, जिसमें प्रतिभागी सरल हाँ या नहीं उत्तरों से परे संबंध सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं प्रदान करने में समक्ष होते हैं। अब मान लीजिए कुछ हमारे आंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ रिसर्च होती है हमारी जो कि हमारी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, तो अब कंज्यूमर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो उसे वैसे ही डिस्क्रिप्टिव टाइप में आंसर देगा। तो हम क्या करते हैं उसमें हाँ या नहीं के उसमें ऑप्शन दे देते हैं, और फिर कंज्यूमर उससे क्या करता है कि पढ़ने के बाद हाँ या नहीं के उसमें आंसर दे देता है। फिर इसके बाद है हमारा विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होता है कि जिसमें हम चार्ट, ग्राफ या कोई भी पिक्चर को जो है अपने कंज्यूमर को या फिर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं? विजुअल करते हैं, उन्हें दिखाते हैं, जिससे उन्हें डेटा को देने में क्या मिलती है? अच्छे से सावधानी हो जाती है, अच्छे से जो है वो और
हमें फ्रूटफुल डेटा देते हैं, ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद हो जाता है हायर पार्टिसिपेशन। हायर पार्टिसिपेशन में क्या हो जाता है कि जब हम जो हमारा रिसर्चर होता है वो हमारी जो रिसर्च होती है उसको और अधिक आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब हम उसे बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो जो प्रतिभागी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है पार्टिसिपेट करते हैं कि हमारी जो हमने क्वेश्चनार वगैरह बनाया है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम इतना एक्यूरेट बना दें कि कंज्यूमर को ज़्यादा दिक्कत ही ना फेस करनी पड़े, ना पढ़ने में ना समझने में। जो उसकी लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, और जो उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, वर्ड्स वगैरह हैं, उनको भी प्रॉपर विजुअल होते रहें, उन्हें समझ में आता रहे कि इसका मतलब क्या। बहुत ज़्यादा हम हाई फाई जो है लैंग्वेज लिख देंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर को समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ इंग्लिश में बना लेंगे तो जो हिंदी में कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चनार को डिज़ाइन करेंगे, क्वेश्चनार जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो जो हमारे प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका हायर पार्टिसिपेशन होगा। तो ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? लैक ऑफ रिस्पोंडेंट एनोमिटी। अब जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दें। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप गए तो बोल देते नहीं नहीं वी आर नॉट कंफर्टेबल। वो जो है डेटा को नहीं देते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं देना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं रिसर्च में। इसके बाद है पुअर फॉर सेंसिटिव टॉपिक। अगर आप कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जाकर पूछ रहे हैं उनसे, वो भले ही आपकी रिसर्च से रिलेटेड है, तो कंज्यूमर क्या होता है उसमें कंफर्टेबल नहीं होता। जैसे आपने किसी की सैलरी पूछ ली, इनकम पूछ ली, तो इसमें क्या हो जाता है कि वो सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, वो इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, और जो आपकी रिसर्च होती है उस पार्ट को जो है वो क्विट कर देते हैं। फिर है इसके बाद इंटरव्यू और बाइसेस। कभी कभी क्या हो जाता है कि गलत इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है, हमें सही इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते हैं, झूठ ही बोल देते हैं। कि हो सकता है अगर मान लीजिए किसी की सैलरी क्या है 2 लाख है, तो वो उसे बताने में बहुत ज़्यादा शर्म आएगी कि हाँ मेरी सैलरी 2 लाख है साल भर में, तो क्या करेगा 6-7 लाख बता देगा। तो ये क्या होगा कि भेदभाव हो जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फैमिली इनकम कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, फैमिली में लोग कितने हैं वो बता कुछ और रहे हैं। फिर इसके बाद हायर कॉस्ट। जब इसमें जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको करने में आपकी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कैसे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? साथ ही साथ ये टाइम टेकिंग भी होता है। हम यहाँ पे क्वेश्चनर बना रहे हैं, हमने लोगों को हायर करके रखा है रिसर्च के लिए, हमने प्रोफेशनल्स को हायर करके रखा है रिसर्च के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। हम जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स आए हैं बाहर से उन्हें भी हमें अलग से सैलरी एंड पेमेंट देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च हमारे लिए एक हायर कॉस्ट जो है वो साबित हो जाती है, और साथ ही साथ टाइम टेकिंग भी हो जाती है। तो ये आपका मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।